नमस्कार। तो हिस्ट्री एनसीईआरटी 6 क्लास की चैप्टर 11 की बात करेंगे। अध्याय 11वां है इमारतें, चित्र और किताबें। क्या है? इमारतें, चित्र और किताबें। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु विज्ञान। ठीक है, धातु विज्ञान वाली हेडिंग है, तो इसे देख लीजिए ध्यान से। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। क्या थे? जो पुरातात्विक खुदाई थी उसमें क्या दर्शाया गया है कि हड़प्पावासी क्या थे? कुशल शिल्पी थे। समझ गए? ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका कि उन्हें तांबे की धातुकर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। क्या थी? उनको जो तांबा था, तांबा, तो तांबे का जो धातुकर्म, जो धातु शोधन था, ठीक है, उसकी क्या थी? उनको जानकारी थी। धातु को किस तरीके से बनाया जा सकता है, क्या चीज़ क्या मिला के क्या बन सकता है। तो तांबे का जो प्रयोग हुआ था वो यहीं हुआ था, कांसे का और तांबे का टिन। अब देखिए इसमें नीचे पढ़ेंगे, बाकी की पॉइंट नीचे पढ़ेंगे। तो तीसरा देखो, उन्होंने तांबे और टिन मिलाकर कांसा भी बनाया था। तो यही धातुक्रम है कि धातु को किस तरीके से काम में लाया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि तांबे को और टिन को मिलाकर क्या करा? कांसा भी बनाया था। ठीक है, तो ये हड़प्पावासियों के बारे में था। अभी फिलहाल चौथा पॉइंट भी है उसके बारे में अभी। तो चौथे पॉइंट में है, कांसा धातु पहली बार हड़प्पा काल में ही प्रयोग हुई थी। देख लीजिए। ठीक है, तो कांसा कहाँ प्रयोग हुई थी सबसे पहले? अगर क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स में तो देखो, कांसा धातु पहली बार हड़प्पा काल में ही प्रयोग हुई थी। याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, हड़प्पा सभ्यता को, सैंधव सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और क्यों कहते हैं? क्योंकि कांस्य धातु का प्रयोग इसमें सर्वप्रथम यही हुआ था। समझ गए? तो याद रखना। अच्छा, पांचवा पॉइंट है कि जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। समझ गए? हड़प्पा जो सभ्यता थी वो क्या थी? कांस्य युग से थी। और उसके बाद जब उनके उत्तराधिकारी आगे आए तो वो क्या हुए? लोहे से भी परिचित हुए। समझ गए? कि लोहे से भी परिचित हुए आगे आगे आके। ठीक है, तो जिस तरीके से आगे समय बढ़ता गया वैसे वैसे, तो इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, तो देखो, भारत में छठवां पॉइंट है, भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। ठीक है, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। समझ गए? 3 तरह के जो लोहा होता था ये था। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़ लेना। इसके बारे में एनसीईआरटीज़ में देखो, पहले एनसीईआरटीज़ को पढ़ना, फिर जो ये नोट्स हैं इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये नोट्स बताने का उद्देश्य यही है कि कौन कौन सी लाइनें हैं जो नोट्स के रूप में हम बना सकते हैं और नोट्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं उन चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें। क्योंकि देखो, पहली बार जब नोट्स हम बनाने लगते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सा हमने नोट्स बनाना है। ठीक है, तो इसी लिए मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करे हैं। इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो मजाक में मत लीजिए इस चीज़ को। ये जो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, 6 क्लास की एनसीईआरटी है, जितना डेटा था उतना दे दिया। आगे की एनसीईआरटीज आएंगी उसमें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानकारी होगी, तो मैं वो भी आप लोगों को नोट्स फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बाद अब बात कर लेते हैं लौह स्तंभ। अब इसमें है लौह स्तंभ। तो लौह स्तंभ में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख लीजिए। पहला पॉइंट है महरौली। महरौली कहाँ है? दिल्ली में है। क्या है? महरौली क्या है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। समझ गए? वहाँ क्या है? एक लौह स्तंभ है जो कि क्या है, कहाँ पे है? महरौली में। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखना इस बात को कि महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ। ठीक है, अच्छा देखो, इस लौह स्तंभ की जो ऊंचाई है देख लीजिए। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है। तो देखो, क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, आ सकता है। ठीक है, कुछ पता नहीं है इसलिए इन चीज़ों को रट लीजिए। ठीक है, अच्छा, तीसरा है आपका, इसके बनने की समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। तो इसमें क्या है? एक अभिलेख खुदा हुआ है जिससे हमें क्या होता है, इसके बनने, ये जो जानकारियां जो दे रखी हैं इसमें, ठीक है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें खुदे गए अभिलेख से। ठीक है, याद रखना ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसमें और क्या प्राप्त हुआ है हमें जानकारी में? तो चौथा पॉइंट है, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र करा है। जो अभिलेख हमें खुदा हुआ मिला है उसमें क्या है? एक चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र करा गया है जो कि संभवतः क्या है? गुप्त वंश के थे। समझ गए? जो गुप्त वंश के थे
तो ये चंद्र नाम का शासक है था, तो चंद्रगुप्त हो सकता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको बाकी एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ लेना पूरी गहराई में। ठीक है, ये एक नोट्स की लाइन थी तो ये मैंने आपको दे दी, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें। अच्छा, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। तो ईंटों और पत्थरों की इमारतें एक हेडिंग है, इससे में भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने निकाल दी। तो सबसे पहला है स्तूप। देखो स्तूप के बारे में क्वेश्चन आते हैं, आपने पढ़े भी होंगे और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। क्या अर्थ है स्तूप का? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, समझ गए। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, स्तूप विभिन्न आकार के थे। क्या थे इस समय पे, जो ये समय था, इस समय पे क्या थे? स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल कभी लंबे। ठीक है, गोल लंबे, तो कभी बड़े और छोटे, समझ गए। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये पॉइंट इतना, बट आप फिर भी याद रखना कि स्तूप में जो आकार थे वो किस तरीके से, क्या पता कभी भी किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने लिख दिया, बट फिर भी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है इसमें। और बाकी ये जो नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सनल नोट है मेरे, आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो स्तूपों में एक समानता है। क्या है स्तूपों में समानता? देखो स्तूपों में क्या है, जो सारे सब स्तूप हैं उनमें एक समानता भी है। अब समानता क्या है? सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है, याद है, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, कि जो स्तूप होते हैं उनके भीतर क्या होता है, एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। अब इस डिब्बे को क्या बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखो क्या क्या ये डब्बे क्यों रखे जाते हैं, इसमें क्या क्या रखे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों, समझ रहे हो, बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, समझ रहे हो। स्तूप के अंदर जो बुद्ध थे, बुद्ध के जो अनुयायी थे, ठीक है, उनके शरीर के अवशेष, जैसे उनके दांत, हड्डी, राख, उनकी राख, ठीक है, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। तो इतना इस लाइन से आप समझ गए होंगे। मैं ये मुझे मेरे हिसाब से आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे कि बुद्ध के काल के जो अनुयायी थे या बुद्ध लोग थे, उनके टाइम पे जो उनके जो अवशेष होते थे शरीर की, या तो वो रखे जाते थे, या उनसे संबंधित कोई कीमती चीज़ें, पत्थर, सिक्के, कुछ भी होता था तो वो इन डब्बों में रखा जाता था। देखो ठीक है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, आपको खाली पॉइंट नोट करने हैं, बाकी एनसीईआरटी से पढ़ना है, समझ गए। अच्छा, पांचवा है आपका कि इन डिब्बों को धातु मंजूषा कहते थे। देखो इन डब्बों का नाम भी था कुछ, और नाम क्या था? धातु मंजूषा। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। छठवां पॉइंट है आप लोगों के लिए, छठवां पॉइंट है कि प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। समझ रहे हो, जो पहला स्तूप था वहाँ क्या था? धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, समझ गए, के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता। बाद में देखो टीलों को ईंट से ढक दिया गया। देखो इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब टीलों को क्या होगा, ईंटों से भी ढक दिया गया, और बाद के काल में उसे गुम्बद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। समझ रहे हो, देखो पहले क्या होता था, पहले मिट्टी की टीला होता था, बाद में क्या हुआ कि ईंटों से भी ढक दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि पत्थरों से भी ढक दिया गया। तो मतलब ये अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से किया गया है ये परीक्षण। ठीक है, पहले मिट्टी से किया जाता था, अब ईंट से किया जाता है बीच में, फिर उसके बाद पत्थरों से भी किया गया। तो इस लाइन को समझिए। अच्छा, अब सातवां पॉइंट है आप लोगों के लिए कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। क्या होता था? स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए क्या है? वृत्ताकार पथ बना रहता था स्तूप के चारों ओर, समझ रहे हो, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ, चारों तरफ एक रास्ता है जिसको क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। तो इस बात को याद रखना। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। रेलिंग बोलते हैं, गाँव में रेलिंग्स वगैरह होती हैं उधर उधर, तो एक रेलिंग होती थी चारों तरफ से, उससे क्या कर दिया जाता था? इसको घेर दिया जाता था। ठीक है, जिसे क्या कहते थे? वेदिका कहते थे। तो देखो इसमें क्या है कि जो चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ होता था उसको क्या बोला जाता था? प्रदक्षिणा पथ, याद रखना। और जो रास्ता रेलिंग होती थी उसको क्या बोला जाता था? वेदिका कहते थे। तो याद रखना इस चीज़ को। देखो वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, और रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो देखो रेलिंग तो आप लोग पता है कि वेदिका होती है, लेकिन अब ये तोरण क्या है? तो तोरण क्या है?
तोरण आपके प्रवेश द्वार हैं, ठीक है, प्रवेश द्वार को ही तोरण कहते हैं, याद रखना इस चीज़ को। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं, तो रेलिंग तथा प्रवेश द्वार प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं, ठीक है। तो 7वां पॉइंट हो गया आप लोगों का ये, ठीक है। 8वां पॉइंट की बात कर लेते हैं। 8वां पॉइंट है अमरावती में कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। क्या होता था अमरावती में, क्या होता था? देखो अमरावती का नाम याद रखना, यहाँ भी देखो स्तूप के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ भी स्तूप हुआ करते थे, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। तो देखो अमरावती में कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। तो इस लाइन को याद रखना कि 2000 साल पहले स्तूप को सजाने, क्या मतलब 2000 साल पहले क्या हुआ करता था? स्तूप हुआ करता था, तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, 9वां पॉइंट है कि सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में। समझ गए, याद रखना कि सांची का जो स्तूप है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, याद रखना। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है। जो सांची का जो स्तूप है उसमें क्या है, ईंटों का प्रयोग कब से किया गया है, कब किया गया था? अशोक के ज़माने का किया गया है, ठीक है। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल से जोड़े गए हैं। तो याद रखना इस चीज़ को कि जब जो ईंटें का जो प्रयोग था वो हुआ था अशोक के टाइम पे, और जब रेलिंग और प्रवेश द्वार हुआ तो वो बाद के शासकों ने जोड़े गए इसमें धीरे धीरे। तो ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को पढ़िए। अच्छा, 10वां पढ़ लेते हैं हम। 10वां पॉइंट है मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है, जहां मुख्य देवी और देवता की मूर्ति को रखा जाता है। ये पॉइंट मेरे हिसाब से सबको पता होगा, मंदिरों के बारे में सब जानते होंगे, ठीक है। तो मंदिर में क्या होता है, जहाँ गर्भगृह कहाँ होता है? जहाँ मूर्ति रखी जाती है, जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है, ठीक है। तो गर्भगृह उसी को कहते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात ही नहीं है इसमें। तो मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मंदिर का गर्भगृह, ठीक है, जहाँ मुख्य देवी देवता की क्या होती है? मूर्ति रखी जाती है। तो इस पॉइंट को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। 11वां पॉइंट है मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जिसे शिखर कहते हैं। देखा होगा तुमने, मंदिर क्या होता है? शंकु आकार में ऊंचा होता है बीच में से। तो बीच में से क्यों बनाया जाता है? जहां गर्भगृह होता है वहां उसी के ठीक ऊपर ही, उसके ठीक ऊपर क्या होता है? ऊंचा बनाया जाता है, देखा होगा आपने। तो बस इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है कि उसको शिखर कहते हैं, और प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो याद रखना इन चीज़ों को। अच्छा, तीसरा है आपका मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है। क्या होती है? मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है। सुना होगा आपने, मंडप लगा है, याद हो, क्योंकि ये चीज़ें तो मेरे हिसाब से आपकी वैसी ज़िंदगी में भी यूज़ होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है, एक सभागार होता है। यह एक सभागार होता है, इसको क्या कहा जाता है? सभागार कहते हैं इसको, ठीक है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। सीधी बात है, मंडप में लोग ही इकट्ठा होंगे, तो इस चीज़ को समझ जाइए। अच्छा, 13वां पॉइंट है इसमें, एकास्मिक मंदिर उन्हें कहते थे जो एक ही पत्थर या पहाड़ी को काट कर बनाए जाते। देखो एकास्मिक मंदिर के कुछ स्रोत भी मिले हैं, जैसे ये है एकास्मिक, ये जैसे उड़ीसा का जैन मठ है। तो देखो एनसीईआरटीज़ में क्या है कि कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, तो उसमें आप एकास्मिक मंदिर देख लेना, और ये एकास्मिक जो लिखा हो सकता है गलत लिखा हो मैंने, तो इस चीज़ को देख लेना आप, एकास्मिक किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। शायद षटकोण वाली सा हो सकती है, तो इस तरीके से देख लेना आप लोग। तो 13वां जो पॉइंट है आप लोगों का, तो एकास्मिक मंदिर उन्हें कहते हैं। एकास्मिक मंदिर किसे कहते हैं? जो एक पत्थर या पहाड़ी होती थी, बड़ी पत्थर सा होता था, उसको काट काट के उसके अंदर मंदिर टाइप का बना रखे हैं, उसको क्या बोला जाता है? एकास्मिक मंदिर। तो याद रखना इस फैक्ट को, बहुत अच्छा फैक्ट है, प्रीलिम्स में आ सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, 14 पॉइंट है आप लोगों का। चौथा है आपका, उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। इस पॉइंट को लिखने का मतलब ये था कि ये नहीं कि इसमें 2 मंजिला, ये नहीं, इसका बताने का मतलब है कि जो जैन मठ है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। समझ गए आप लोगों को? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब 360 डिग्री रोटेशन पर। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को पुटअप कर रहे हैं। इस तरीके से भी आ सकता है कि उड़ीसा का जैन मठ का एक पहाड़ी को में कितना मंजिल का मंदिर, कई चीज़ें किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। तो उड़ीसा का जैन मठ, समझ गए? जैन मठ कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, इस चीज़ को समझ जाना। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें चित्रकला। तो चित्रकला में एक ही पॉइंट मिला है मेरे को, जो इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, मैंने वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहला पॉइंट है आप लोगों का, अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। समझ गए? विहार हमने पहले पढ़ा था, और पहले भी मैंने आप लोगों को इसमें चैप्टर में बताया था कि विहार हमने पहला पढ़ा था। समझ गए? और अजंता वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। अजंता में बहुत सारी गुफाएं खोदी गई हैं, और जो ज़्यादातर जो गुफाएं थी वो क्या थी? बौद्ध भिक्षुओं की। याद रखना, बौद्ध भिक्षुओं की।
तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं की याद रखना, उनके बिहार थे, ठीक है। तो चलो इसमें एक और एक दो वर्डिंग और हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। तो पुस्तकों की दुनिया है इसमें एक, इसमें से मैंने कुछ पॉइंट कलेक्ट करे हैं, तो इनको भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदी कारम की रचना इलांगो आदिगल नामक कवि ने की है। समझ गए। अब क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की रचना या शिल्पदिकारम की रचना किसने करी है, किस नाम के कवि ने करी है, तो ऑप्शन में आ सकते हैं। तो आपको ये नाम याद रखने, इलांगो आदिगल नामक कवि ने की है। समझ गए। ये पॉइंट इस तरीके से वो करने, तैयार करने। ऐसा नहीं कि मैंने ये लाइन आप लोगों को रटा दी और आपने अपनी मर्जी से यही लाइन इस तरीके से कर दी। तो इसको समझना भी है, देखो लिखने के साथ साथ इन चीज़ों को समझना है, एनसीईआरटी साथ में रखनी है, उनको पढ़ते रहना है। और यहाँ से जो मैंने ये बता रहा हूँ इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, और इनको सामने पे रखिए, और फिर इनमें से जो लिखना है तब लिखना शुरू करिए। इनको पहले एनसीईआरटी निकालिए, फिर इसको भी देखिए साथ में, और तब देखिए मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। आप बोलोगे कि भाई साहब इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। समझ गए। पूरी क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा चलो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। क्या है इसमें, जो ये शिल्पदिकारम है, इसमें क्या है, कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। तो याद रखना, क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है कि उसमें किसकी कहानी है, तो आप कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है, ठीक है। अच्छा तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं कि तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, क्या है, तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले शीतलय सतनार द्वारा लिखा गया है। तो ये एक और महाकाव्य है तमिल का, मणिमेखलाई, करीब 1400 साल पहले शीतलय सतनार द्वारा लिखा गया है। तो ये भी याद रखना प्लीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब इसमें देख लेते हैं पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। तो पहला है, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। समझ गए। सिंपल सी बात है, प्राचीन होता है। पुराण को प्राचीन ही कहा जाता है, ठीक है। उसका अर्थ ही प्राचीन होता है। अच्छा देखो, पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पुराणों में क्या दिया गया है समझने की बात है कि इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं से जुड़ी हुई ये जो पुराण है, कहानियां हैं, वो इसमें है पुराणों में, ठीक है। और इनमें इन देवी देवताओं पूजा करने की विधियां दी हुई हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का, इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां। देखो इसमें क्या है, इसमें ये नहीं कि विधियां ही हैं खाली, पूजा की विधियां देवी देवताओं की, यही नहीं खाली, इसमें देखो और भी है। तो इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। समझ गए। पुराणों में क्या है, राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। समझ गए। तीसरा है, पुराण क्या है, संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। पुराण का किस चीज़ में, देखो प्रिटी का क्वेश्चन बन सकता है कि पुराण पुराण के जो श्लोक हैं वो कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में लिखे गए। तो याद रखिए, संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें है विज्ञान की पुस्तकें। तो विज्ञान की पुस्तकें क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो विज्ञान की पहला पॉइंट है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। समझ गए। गणितज्ञ और तथा खगोल शास्त्री, ठीक है। ये गणितज्ञ भी थी और खगोल शास्त्री भी थे। कौन थे, आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। याद रखना इस चीज़ को कि आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है, आर्यभट्टियम। किस में लिखी है, लैंग्वेज संस्कृत में लिखी है, ठीक है। क्वेश्चनों को इस तरीके से बनाओ कि आर्यभट्टियम कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आर्यभट्टियम संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और किसने लिखी है, आर्यभट्ट जी ने लिखी है। याद रखना इसको। ये क्या थे, एक गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। याद रखना इस चीज़ को। चलिए दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का कि तराह, मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। याद रखना इन नामों को, तराह, मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की है, ठीक है। जिन्होंने क्या करी है, कई खोजें की। तो ये भी कुछ खगोल शास्त्री वगैरह के नाम हैं इसमें, जो कि इन्होंने भी बहुत सारे खोजें की हुई हैं। याद करना इन चीज़ों को, याद रखना। अच्छा थोड़ा सा इसमें आयुर्वेद के बारे में भी है, वो भी पढ़ लेते हैं। तो देखो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है। क्या है, एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत से विकसित हुई है। कब से हुई है आयुर्वेद, कब से विख्यात हुई है पद्धति, प्राचीन भारत से।
विकसित हुई है। और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन कौन थे? देखो, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रमुख चिकित्सक, बन सकता है क्वेश्चन कि आयुर्वेद प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक कौन कौन थे। तो क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकता है चरक जैसे। तो पहले कौन थे? चरक थे, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व। समझ रहे हो? कब थे? प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में। और सुश्रुत कौन से? 4वीं शताब्दी ईस्वी में। तो ये 2 नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए। अच्छा, दूसरा है आप लोगों के लिए कि चरक द्वारा रचित चरक संहिता। देखो, चरक ने क्या लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी। औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। क्या है? औषधि शास्त्र। औषधि मीन्स दवाइयों की, मेडिसिन, ठीक है। दवाइयों का क्या है? एक पुस्तक लिखी हुई है, वो बहुत उल्लेखनीय पुस्तक है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। अच्छा, तीसरा पॉइंट है आप लोगों का कि आपकी अपनी रचना सुश्रुत संहिता। देखो, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जी ने क्या लिखी है? सुश्रुत संहिता। और चरक जी ने क्या लिखी है? चरक संहिता। तो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। मतलब शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, समझ रहे हो? सर्जरी। तो सर्जरी में जब चिकित्सा की क्या करा है इन्होंने, उसमें विस्तृत वर्णन किया है सर्जरी के बारे में, समझ गए। तो इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, अब देखो, इसमें एक एक हेडिंग थी, उसमें एक कागज़ के बारे में बताया गया। तो थोड़ा सा क्या करना है कि आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसको ज़रूर पढ़ लेना कि उसमें कागज़ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखने वाला फैक्ट है, वो ये है, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, तो ये मैंने बना रखा है। देखो, कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले कायलून, याद रखना, कागज़ का आविष्कार क्या हुआ था? करीब 1900 साल पहले कायलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। तो कागज़ का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया था? चीन में किया था। किसने करा था? कायलून ने करा था। और कब करा था? 1900 साल पहले। तो इस तरीके से क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जितने मैंने आपको अध्याय 1 से 11 तक दे दिए हैं। अभी मजाक में ले रहे होंगे, लेकिन बाद में आप लोगों को पता लग जाएगा इनकी वैल्यू, ठीक है। अच्छे से नहीं मिल पाते हैं ये नोट्स खरीदने पड़ते हैं पैसे देके, और यहाँ मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इतना ही था इसमें, 11वां अध्याय। आज 6 क्लास के एनसीईआरटी के 11 अध्याय के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब मैं जब एक साथ पीडीएफ बनाऊंगा तो मैं टेलीग्राम पे भी आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। बाकी कल से, परसों से मैं 7th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री की के नोट्स बनाने शुरू दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। 7th 8th 9th 10th इस तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे से टाइम दे के पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और प्रीलिम्स हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में ऐसा है। देखो, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना है यार, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। कुछ लोग लाइक करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं धन्यवाद। बाकी कुछ और भी हैं तो यार लाइक कर लीजिए, करिए चैनल को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तभी हमारे को भी मोटिवेशन मिलेगा नई नई वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।